के साथ ही हो सकता है, तो वो घर में खुद रह रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड जिसको कहते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड खुद रह रहा होता है, या तो फिर वो किसी को रेंट पे दिया होता है। यही दो काम हो सकते हैं सर घर के। हाँ, ये बात तो आपने सही किया। अभी हम ऑफिस बिल्डिंग वगैरह की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की बात हो रही है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसका नाम हाउस प्रॉपर्टी है। तो आप वो ऑफिसेस, वो जो ऑफिस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स शॉप्स जो रेंट पे देते हैं, पहली चीज तो ये आप इसके बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, ठीक है सर। देखिए, हम आपको जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं बच्चे, इसमें क्या होगा, जितने भी आप कंफ्यूजन के एरिया जितने भी आपके आते हैं, उन सब चीज़ों को टारगेट करके बस यहाँ पे मैं बात बताऊंगा अभी। ठीक है सर। तो सर घर दो तरह के आ गए, एक आ गया सेल्फ ऑक्यूपाइड और दूसरा आ गया रेंटल। तो जहां जहां क्वेश्चन में सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी वहां ज्यादा आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, वहां सिर्फ एक चीज आती है, इस घर को बनाने के लिए जो आपने लोन लिया उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन, सिर्फ यहाँ पे ये एक चीज आती है और कोई बात नहीं पूछता है यहाँ पे। बट सर अगर रेंटल है तो आपसे डिफरेंट तरह के कैलकुलेशंस करवाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई सर। अच्छा सर, कोई एक एसएससी है, कोई एक एसएससी है, मिस्टर राजू हैं, ये राजू हैं, राजू गुस्सैल आदमी है। ये राजू कितने घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकता है? माना जाता है कोई भी व्यक्ति दो घर एज एन सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकता है, किसी भी दो घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकता है। और अगर उसके पास तीन घर हैं, एक घर ये है, एक घर ये है, एक घर ये है, तो किसी भी दो घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखाएगा, तीसरे को क्या कहा जाएगा? लेट आउट। अगर लेट आउट नहीं भी है तो इसको भी मान लिया जाएगा डीम्ड टू बी लेट आउट। ओके, हाँ सर, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अब हम आगे बात करेंगे सर, आगे बात करेंगे, बिल्कुल आगे हम इस सिनेरियो पे बात करेंगे। लेट अस अज्यूम, लेट हम इसको अज्यूम करते हैं कि ये जो घर है हमारा सर, ये जो घर है हमारा सर, ये घर लेट आउट है। इसके बेसिस पे कुछ कैलकुलेशंस पे हम जाते हैं। अब सर अगर ये घर मेरा लेट आउट है तो क्या कंडीशंस आ रही हैं? हम अगर लेट आउट किए मतलब हम घर किराए पे दिए हैं। अगर हम घर किराए पे दिए तो हमको क्या रहा होगा? इससे रेंटल इनकम आएगी। हाँ सर, इससे अब तो आपकी रेंटल इनकम आएगी। बस इसी रेंटल इनकम के ऊपर की टैक्सेबिलिटी हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, जिसका नाम है इनकम हाउस प्रॉपर्टी। तो सर अब यहाँ पे हो क्या सकता है? रेंटल इनकम। अब ये चूंकि राजू था, तो राजू तो बड़ा चालाक आदमी था, राजू खूब चालाक था, इससे ना जीत पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। तो राजू जो है क्या कभी अपना रेंटल सही दिखाएगा, राइट रेंटल दिखाएगा? सर क्योंकि ये रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होता क्या है, अगर ये शॉप होती मेरी या कोई ऑफिस होता, तो इस शॉप और ऑफिस के मालिक को टू रेंट दिखाना होता अपने पीएल अकाउंट में, तब तो ये सही, हमें तब सही आंकड़ा, सही अमाउंट पता चल जाएगा रेंटल का क्या है। बट एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए रेंटल का सही अमाउंट कभी नहीं पता चल पाता है। तो इसके लिए भी इनकम टैक्स एक्ट के हाउस प्रॉपर्टी में कुछ चीजें बताई गई कि आप रेंट को कैसे बताएंगे कि क्या होगा। अब आप थोड़ा देखिएगा इधर, सर कैसे पता करेंगे? मैं इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता हूँ। हाँ सर, बढ़ा लीजिए। जब भी आपके पास एक फॉर्मेट आएगा, एक फॉर्मेट जिसको आप चाहें तो यहाँ लिखना चाहें तो लिख लीजिए। देखिए, आप इस फॉर्मेट को लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मैं ये कह रहा हूं, किंतु परंतु लेकिन आपको ये लिखना ही लिखना है। आप देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, आपके पूरे सिलेबस का, पूरे चैप्टर का इवन यही सार है, पूरे चैप्टर के बारे में आप लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे कंप्यूट की जाती है? जनरेट तो अपने आप ही हो रही है, तो इसका एक प्रोफार्मा है। सबसे पहले हम यहां पे क्या लिखते हैं सर? यहां पे हम लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जीवी मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो आएगी आप उसको लिख लीजिए। अगेन आपको नहीं समझ में आया, मैं फिर से आपको बताऊंगा, यहां पे बातें बार बार बताई जाएंगी। आप लिखिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब होता है कि कितनी एनुअल वैल्यू उसकी रही होगी। ठीक है, ठीक है सर। आइए यहां पे आप लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ, मैंने मार्कर थोड़ा बस मोटा किया है, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये जो वैल्यू आ गई उसको आप यहां लिख लीजिए। उसके बाद कुछ चीजें से डिडक्ट होती हैं, जिसमें आता है लेस। लेस क्या करते हैं? लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस। क्या करते हैं सर? म्युनिसिपल टैक्सेस। क्यों सर? म्युनिसिपैलिटी को कुछ टैक्स पे कर रहे होते हैं, वो टैक्स आपके होते हैं एज लाइक सीवरेज के लिए टैक्स आपने किया, वाटर के लिए किया, हाउस टैक्स आता है। हाउस टैक्स तो आप सबने सुना होगा, हाउस टैक्स, सीवरेज टैक्स एंड ऑल दैट। इस टाइप के टैक्सेस जो हो गए ना, ये होते हैं म्युनिसिपल टैक्स।
तो म्युनिसिपल टैक्स आपने जो पे किया है वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू से डिडक्ट कर दिया जाता है। ठीक है सर, म्युनिसिपल टैक्स जो हमने पे किया है वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू से डिडक्ट कर दिया जाता है। अब ये डिडक्ट होने के बाद यहाँ पे आपकी फिगर आई, उसको पता है क्या बोलते हैं? बोलो बोलो सर। उसको बोलते हैं सर नेट एनुअल एनुअल लिख दिया सर आपने, तो नहीं लिखा तो एनुअल ही था, वो लग एनुअल रहा था। नेट एनुअल वैल्यू इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट एनुअल वैल्यू। सर नेट एनुअल वैल्यू जब हमें पता चल गई तो इसके बाद भी सर कुछ डिडक्शंस मिलते हैं जिसको कहते हैं लेस डिडक्शंस। सर डिडक्शंस क्या मिलते हैं? सर डिडक्शंस का यहाँ पे बड़ा मजेदार चीज है। आपको जो डिडक्शंस मिलेंगे वो मिलेंगे अंडर सेक्शन 24, जो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है, यहाँ पे लिखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है एट द रेट 30% का। जो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है एट द रेट 30% का। सर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% का क्या होता है? सर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% का क्या होता है? आइए मैं ये भी बता देता हूँ क्या होता है। अब देखिए ये एक घर है, ये आपका एक घर है। सर हाँ ये घर तो है। इस घर की आप पेंटिंग करवा रहे हैं, इस घर में आपने पेंटिंग करवाई थी तो आपको पैसा लगा था। सर इस घर में ना कांच टूटे, नॉर्मल वियर एंड टियर हो गए, तार बदलवाने पड़ गए, बिजली का कुछ खर्चा आ गया, बिजली बिल नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात नहीं कर रहा हूँ, बिजली के वायर्स टूट गए, नल टूट गई, कुंडी टूट गए। इसका मतलब सर घर में नॉर्मल वियर एंड टियर होता रहता है। घर की मेंटेनेंस के लिए हम पेंटिंग कराते रहते हैं, ये सब चीजें सर होती रहती है। ऊपर से सर ये बात घर पे जो वैल्यू बन गई आज के, मान लीजिए आज जो बनी, इस घर पे कुछ डेप्रिसिएशन भी तो लग रहा होगा सर। हाँ तो सर उसी चीज की डिडक्शन आपको यहाँ पे दे देता है कि स्टैंडर्ड वे में कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जितनी भी आपकी नेट एनुअल वैल्यू आई है उसका 30% डिडक्शन आपको दे देगा स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम से। ठीक है सर, एक और डिडक्शन सर आपको देता है, सोचिए सर। दूसरी डिडक्शन देखता है, ये जो मिस्टर राजू है ना, ये बड़े परेशान थे घर कैसे बनेगा, तो ये चले गए बैंक के पास और बैंक ने इनको घर बनाने के लिए लोन दे दिया। तो घर बनाने के लिए लोन दिया बैंक ने, इन्होंने घर बना दिया। अब ये बैंक को क्या क्या दे रहे होंगे? लोन के बदले में बैंक को ये क्या क्या दे रहे होंगे? सर दो चीजें दे रहे होंगे। एक तो लोन जितने दिया था उसका प्रिंसिपल पार्ट दे रहे होंगे, और दूसरा लोन पे लगने वाला इंटरेस्ट दे रहे होंगे। तो आपके इसमें हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट पे भी इन्होंने कुछ डिडक्शन दी है, और वो डिडक्शन आती है 24B में, अंडर सेक्शन 24B। ये आपका 24A था, अब आ गया 24B, और यहां पे इन्होंने डिडक्शन दी है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के लिए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के लिए। अब यहाँ पे ये कंपुटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लिए आप लिख लीजिए। यहाँ पे एक एग्जाम, यहाँ पे आप एक हेडिंग लिखेंगे, मेरे साथ लिखेंगे, फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी है। किसके लिए सर? ये लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए आप कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के ऊपर यहाँ पे आप लिखिए विदाउट लिमिट, बिना किसी लिमिट के, जितना एक्चुअल में पे कर दिया गया होगा ना विदाउट लिमिट, उतना अलाउड हो जाता है। इसके बाद यहां जो वैल्यू आई, इस वैल्यू को बोलते हैं इनकम, इस वैल्यू को बोलते हैं इनकम, इस वैल्यू को बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? सर यहां तक समझने के लिए कुछ खास था ही नहीं। आपने जो बता दिया कि ये सर लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए फॉर्मेट है, और अब हम इस फॉर्मेट को सेव कर लिया अपने पास। आप स्नैपशॉट ले लीजिए, या अब आप अपने पेन उठा के लिखना शुरू कर दीजिए। ओके, आपने स्नैपशॉट ले लिया। हमने आपको बताया था दो ऑप्शन होते हैं, एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड और दूसरा रेंट पे दिया हो। अगर ये रेंट पे देने का मैंने एग्जांपल बताया, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड की कंडीशन में क्या होगा? सर सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर कुछ है, आप इंक का कलर देखेंगे पर्पल, किस कलर की इंक देखेंगे सर? पर्पल। चलिए पर्पल कलर की आप इंक देखिए, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, कोई म्युनिसिपल टैक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रॉस एनुअल वैल्यू सेल्फ ऑक्यूपाइड की निल होती है। निल में से कुछ भी घटाइए, आप खुद रह रहे हैं कोई बात नहीं है, ये भी नेट एनुअल वैल्यू भी निल आएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि माना जाएगा आप खुद रह रहे हैं तो कमाई का अगेंस्ट कोई खर्चा, जब कमाई ही कुछ नहीं किए तो आप अपने रहने के लिए वेयर एंड टियर, क्या का पर्सनल एक्सपेंस है, इससे कोई मतलब नहीं होगा। बट आप अगर खुद जिस घर में रह रहे हैं ना, आप जिस घर में खुद रह रहे हैं, इस घर को बनाने के लिए भी अगर आपने
कहीं से इंटरेस्ट का पेमेंट किया है किसी लोन पे, तो उस लोन के इंटरेस्ट को आपको अलाउड किया जा रहा है। मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर है तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ही आएगा। इसका मतलब सर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ लॉस आ सकता है, कभी प्रॉफिट नहीं आ सकता। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में कभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा। सही पकड़े हैं, सही बात बिल्कुल आपने समझी है। ठीक है सर। सर अब आपने बताया था कि यहाँ पे जो राजू है ये बदमाशी कर सकता है रेंट के अमाउंट के लिए, तो रेंट का अमाउंट कैलकुलेट करना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना भी हमारे एक्ट ने ही हमको बता दिया है। सर वो कैसे बताया? आइए, वो कुछ ऐसे बताया इन्होंने। हम जरा अपनी पेन के पॉइंट्स को सुधार लेते हैं। हाँ सर सुधार लो, आप तो सुधार ही लो सर। आपने पेन के पॉइंट इतने मोटे कर दिए अपने कि हमें ही नहीं दिख रहा आपने लिखा क्या है। चलो चलो कोई नहीं, अभी सब हो जाएगा सही। आओ देखो, अब हमें इस घर की जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है, हम आ गए इस घर की ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए, तो हम पहले सोचेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती क्या है। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आएंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए। हम कहेंगे सर इस घर का एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा। घर को देख के हम ये सोच सकते हैं उस घर का एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा। हाँ सर ये घर बहुत बड़ा है, इसका तो 2 लाख रुपया रेंट होगा, ठीक है। और एक घर का एक्चुअल रेंट आएगा जो आप उस घर में रहने वाला इंसान बताएगा अरे आपकी एक्सपेक्टेशन सही है या गलत, रेंट तो इतना ही है। तो इसका मतलब सर 2 रेंट आ गए, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, ठीक है। तो सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू ना क्या होती है मैं आपको बताऊं। देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास 2 तरह के रेंट आ गए। एक तो आ गया एक्सपेक्टेड रेंट, जो आप घर के बाहर खड़े होकर सोच रहे हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड रेंट कितना होगा, और एक आ गया सर एक्चुअल रेंट, जो घर में रहने वाला इंसान बता रहा है एक्चुअल रेंट कितना होगा। इन दोनों का हायर ले लेते हैं। हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट एंड हायर ऑफ एक्चुअल रेंट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना पढ़ रहे हैं अभी, बट सर एक्सपेक्टेड रेंट के भी कुछ अपने फ्लेवर्स हैं। हाँ सर, एक्सपेक्टेड रेंट को भी कैलकुलेट करना आसान नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट के लिए भी आपको दिया होगा फेयर रेंट के बारे में, फेयर रेंट के बारे में दिया होगा, और दूसरा आपको दिया होगा म्युनिसिपल रेट, म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू क्या कहती है उस घर की, मतलब ये 2 वैल्यूज आपको दी होंगी, ठीक है। बट सर इसके साथ एक रिस्ट्रिक्शन का भी आपको चीज मिल जाएगा जिसका नाम है स्टैंडर्ड रेंट, जिसका नाम है सर स्टैंडर्ड रेंट। मतलब आपको अगर एक्सपेक्टेड रेंट पता चल गया और एक्चुअल रेंट पता चल गया तो आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लोगे, लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट जानने के लिए आप फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू के बीच का डिफरेंस देखेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, और वो भी इन दोनों में जो हायर होगी ना उसको चूज करेंगे। सर क्या? जो इन दोनों में हायर होगी। इसका मतलब सर अगर मान लीजिए फेयर रेंट मेरा 2 लाख रुपए है और म्युनिसिपल वैल्यू आपकी 5 लाख रुपए है, तो किसको चूज करेंगे? 5 लाख को। लेकिन इन दोनों के साथ एक वर्ड आ जाता है स्टैंडर्ड रेंट, और बता देता है कि फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट विच एवर इज हायर तो लेंगे, लेकिन कभी भी स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा